स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं और आए दिन अब पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही हैं कि शुरू में तो खबरें ये आती थी लगातार कि सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और लगातार इनके रिलेशंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इस हद तक बढ़े कि अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, जो कि सऊदी अरेबिया का आज़ादी के बाद से सबसे अच्छा दोस्त रहा, सऊदी अरेबिया ने उससे भी बिगाड़ दी। और उसके पीछे के रीज़न्स मैं आपको काफ़ी सारे बताता था, और उसमें एक रीज़न सबसे बड़ा ये था कि इंडिया और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे दोस्त बने। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था ऑयल इंपोर्ट्स। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर में से एक है, और क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करता है तो ऐसे में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। अब इसमें थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स के अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखेंगे तो टोटल ऑयल इंपोर्ट्स को अगर आप थर्ड लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा तो अमेरिका है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर चाइना है और उसके बाद इंडिया है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया अपनी टोटल डिमांड का अप्रॉक्सीमेट टोटल जो इसका ऑयल इंपोर्ट होता है वो $120 बिलियन का होता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर $120 बिलियन में से 25% ऑफ दिस टोटल ऑयल इंपोर्ट इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया से 25 का मतलब अप्रॉक्सीमेट $30 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट होता है। अब ऐसी सिचुएशन में $30 बिलियन का अगर ऑयल इंपोर्ट हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जैसे किसी भी देश से कंगला देश जो है जो $3 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता है, और ये चीज़ मैं कई बार बता भी चुका हूँ, और वो भी जो है वो एक जिसे कहते हैं लोन फॉर्म में या फिर यूँ कहें उधार की फॉर्म में, एक लेंडिंग फॉर्म में। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया इतना सारा ऑयल कैश देता है, यानी डॉलर की फॉर्म में कैश जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया जो अपनी आप में बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस कर रहा है सब चीज़ें, और इंडिया के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, और यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप थी वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन एकदम से अगर आप बात करें तो पिछले 3 महीने के अंदर, इन दीज 3 मंथ्स, इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो है कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट वाली खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है बार बार सऊदी अरेबिया से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया उस रिक्वेस्ट को डिनाई करके साथ साथ अपने साथ ऑयल जो प्रोड्यूसिंग OPEC है, ऑयल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं उसको दबाव डालकर कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो इंडिया के लिए बड़ी ट्रबलसम है। अब इसे समझिए, मामला क्या है, मामला क्यों है ये भी समझेंगे, और क्या है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या है। तो दोस्तों, असलियत में मामला ये है कि ये मिस्टर जो हैं ये सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और फॉरेन मिनिस्टर का नाम है फजल अली साद। अब जैसे ही फजल अली साद है, इन्होंने एक बयान, असलियत में धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया था कि इंडिया के बारे में, और धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बयान दिया था कि सऊदी अरेबिया को जो ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहा है, यानी ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहा है, उस ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के बारे में सऊदी अरेबिया को दोबारा से सोचना चाहिए। अब यहाँ सऊदी अरेबिया का जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आया सऊदी अरेबिया के बारे में, तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद छुटते ही ये दबाव डाला। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने छुटते ही ये कहा कि इंडिया जो है हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इंडिया हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। वो कहते हैं कि अगर इंडिया को ऑयल जो है वो महंगा कॉस्टली पड़ रहा है तो उसने जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व यानी आपातकालीन जो इकट्ठा करके रखा है तेल,
उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में आप हमें बताएं, या फिर आप देख सकते हैं हम ऑयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। असलियत में मामला क्या है दोस्तों, वहीं अब इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसके ऊपर एक काउंटर बयान दिया, फिर उसके बाद दोनों के बीच में एक अजीब अजीब तरीके की डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जो कि किसी भी तरीके से इंडिया और सऊदी अरेबिया जिसके रिलेशंस अपने आप में अपने बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे थे पिछले 4-5 साल में, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फॉर्म में है, और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक बिटरनेस या कड़वाहटपन आ रहा है। बिटरनेस नहीं आ रही तो कम से कम एक कोल्ड होते जा रहे हैं, एक ठंडे होते जा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है उसे समझिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। असलियत में दोस्तों मामला ये है कि ऑयल जो रेट है, ऑयल की जो प्रोडक्शन है, ये ऑयल प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा, कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से चल रहा था कि ऑयल प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया, और दुनिया के जो बाकी देश हैं वो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते चले गए। और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जिस तरीके से बढ़ते चले गए, यानी एक वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ते चले गए, और जैसे ही वैकल्पिक स्रोत बढ़ने लगे ऑयल के जो रेट्स हैं वो डाउन होते चले गए। अगर आप इस डाटा को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2014 के अंदर जो ऑयल के जो रेट्स थे वो $106 पर बैरल पहुंच गए थे। अब जब ये सारे के सारे जो डॉलर्स हैं, मतलब $106, और एक टाइम ऐसा भी था 2010-11 के आसपास के $140 पर बैरल पहुंचे हुए थे तेल। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे $106 पर बैरल अगर तेल 2014 में है, तो आज के दिन वो ऑयल जो 2021 में है उस ऑयल को अगर आप देखेंगे तो वो $64 पर बैरल पहुंचा हुआ है। यानी दुनिया आगे बढ़ रही है और ऑयल के जो रेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली कम हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अमेरिका जो है वो भी ऑयल प्रोडक्शन करना शुरू कर चुका है। आज से पहले अमेरिका कभी भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसने अपने ऑयल रिजर्व्स को बचा के रखा हुआ था। अब क्योंकि उसने अपने ऑयल रिजर्व्स को बचा के रखा हुआ था, इसलिए जब उसकी इकोनॉमी पीक पर थी तो अपना सारा ऑयल वो मिडल ईस्ट के देशों से और दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाता रहता था। इससे उसका फ़ायदा भी होता था कि ऑयल के रिसोर्सेज पर उसका कब्जा है। इनके जब ऑयल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, ऊर्जा संसाधन ख़त्म हो जाएंगे, तेल ख़त्म हो जाएगा, तब अमेरिका उनको यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा। अब अमेरिका जो है वो शेल गैस की तरफ बढ़ चुका है और उसकी जो बाकी ज़्यादातर एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेल गैस पूरी कर रहा है। तो ऑयल रिजर्व्स का उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अब उस ऑयल रिजर्व्स को वो बाहर प्रोडक्शन करके मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में इंडिया जैसी कंट्रीज़ भी अमेरिका से अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर चुकी हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं ये ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। अब क्योंकि ये ऑयल डिपेंडेंट हैं, यानी इसे ऑयल करेंसी कहा जाएगा, या फिर जिसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल, जिसे आप पेट्रो डॉलर की फॉर्म में कहते हैं, ये पेट्रो डॉलर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट कंट्री है। अब क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं वो पेट्रो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो जैसे जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं इनकी इकोनॉमी बढ़ती है, और जैसे जैसे पेट्रोल के रेट्स घटते हैं इनकी इकोनॉमी घटती है। अगर आप 2014 से लेकर 21 तक देखोगे तो इन कंट्रीज़ की लगातार इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत, यूएई तक जितने भी देश हैं इन सब की इकोनॉमी इस बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि आज के दिन ये लोग यहाँ तक कि पुराने टाइम पर जो टैक्स नहीं भी लगे थे उन सब जगहों पर टैक्स लगाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर मजदूरी करने वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ गया है सऊदी अरेबिया को। अब ये अगर सिचुएशन आ चुकी है तो सोच लीजिए इनकी हालत कितनी ख़राब है कि लोगों के कोटा फिक्स किए जा रहे हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ही लिमिटेड वे में सबको फिक्स किया जा रहा है कि इस तरीके से आप इतने ही लोग काम कर सकते हैं, इतनी सैलरी, और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अब हुआ क्या मामला, अब प्रॉब्लम उसकी ये है कि जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं, ओपेक जिसे आप कहते हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, ऑयल डिपेंडेंट
इकोनॉमीज़ थी, ये सारी की सारी जो इकोनॉमीज़ हैं ये सिंक करने लग गई और ये डिक्लाइन फॉर्म में आ गई। हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। अगर ये डिक्लाइन फॉर्म में आ गई यानी ये पतन की तरफ बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से अब इनको तो एक अमीरी की आदत लग चुकी है, इनको तो एक रिचनेस की आदत लग चुकी है, और जैसे ही ये रिचनेस की आदत लगी, अब ये लोग अनेबल टू वर्क, अनेबल टू डू हार्ड वर्क। अब ये हार्ड वर्क यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे। अब सिचुएशन इसी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरफ तो इन्होंने टैक्सेस को बढ़ाना शुरू किया, दूसरी तरफ उन्होंने इकोनॉमी का जो सिंपल फार्मूला है इसको थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करी। इकोनॉमी का सिंपल फार्मूला क्या है? इकोनॉमी का सिंपल फार्मूला है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट बराबर होनी चाहिए। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होनी चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा। समझे? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, किसी भी चीज़ के प्राइस नीचे आएंगे। और असलियत में प्रेजेंट सिनारियो ये है, प्रेजेंट सिनारियो ये है, आज की सिचुएशन ये है कि डिमांड कम होती जा रही है, चाहे आप कोरोना की वजह से लगाएं, चाहे आप शेल गैस की वजह से लगाएं या किसी भी वजह से, और सप्लाई चाहे उतनी की उतनी थी। और कई मामलों में अगर आप देखेंगे तो जब से अमेरिका ने ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया है तो सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम है या डिमांड अगर उतनी भी है, सप्लाई बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेजेंट सिनारियो के अंदर प्राइस जो थे वो कम थे। अब इसका डायरेक्ट फ़ायदा उस पर, डायरेक्ट नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा उसको हुआ, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। इसका प्रॉफिट किसे हुआ? इसका प्रॉफिट असलियत में इंडिया जैसी कंपनीज़ को हुआ, इंडिया चाइना जैसी कंपनीज़ को हुआ, जिनका जो ग्रोथ इंजन है, इनका जो ग्रोथ इंजन है वो डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल सप्लाई या ऑयल सप्लाई। अब इनका जो पूरे की पूरी जो ग्रोथ है वो ऑयल सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है, और ख़ासकर इंडिया जैसी कंट्री की, जिसका टोटल इंपोर्ट बिल जो होता है, टोटल इंपोर्ट बिल का 60% जो है वो सीधे सीधे ऑयल को ख़रीदने में जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ऑयल के रेट्स कम होते हैं तो इंडिया को बहुत फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि पैसे उसे कम देने पड़ते हैं, खर्चा कम करना पड़ता है, और जो पैसे बचते हैं उसे अदर डेवलपमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें इस प्राइस के कम होने का एक दूसरा नुकसान भी है, और वो नुकसान जो है वो पेट्रो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज़ के ऊपर है। पेट्रोल एक्सपोर्टर या ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के ऊपर सबसे बड़ा बुरा नुकसान है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल इकोनॉमी है, और ऑयल इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल के प्राइस पर डिपेंड होती है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो इनकी इकोनॉमी घटेगी। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो गरीब होती जा रही हैं, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है, खर्चे उतने ही हैं और आमदनी कम होती जा रही है। सोचकर सीधा सा देख सकते हैं, अगर पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो 140 किसी टाइम पर थे और $104 हम मानकर चल रहे हैं, उसकी जगह आज के दिन 64.5 पर पहुंच गए हैं, और पिछला पूरा साल तो $20 से भी नीचे के रेट्स कई जगह पर देखने को मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आमदनी आधी है, खर्चे उतने के उतने हैं, और यहीं पर आकर अगर आप देखते हैं तो पूरी की पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो डामाडोल हो चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जिसे कहते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला। टेम्परेरी सॉल्यूशन इन्होंने ये निकाला, खासकर इसका जो लीडर है, ओपेक कंट्रीज़ का जो लीडर है सऊदी अरेबिया, इन्होंने टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला। टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला वो ये कि उनको पता है कि डिमांड जो है वो फिक्स है, डिमांड फिक्स है, डिमांड कम नहीं हुई है, और उसमें चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली उतनी ही डिमांड बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ उनको पता है कि असलियत में प्रॉब्लम जो है वो सप्लाई बढ़ने की वजह से हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि सप्लाई इसलिए बढ़ गई कि न्यू ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं।
न्यू ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में अगर आ चुके हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ गया इसकी वजह से प्राइस जो हैं वो कम हो गए। प्राइस कम होने की वजह से हार्म टू इकोनॉमी हुआ, हार्म टू इकोनॉमी हुआ। अब सिचुएशन यही है, इनका अब मानना यही है कि एक काम कीजिए, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस सप्लाई की डिक्रीज फॉर्म में ही है, और सप्लाई के फॉर्म में है। तो उन्होंने सीधा क्या किया कि डिक्रीज इन सप्लाई कर दिया। अब जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा और ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपना 25% ऑयल जो है वो सऊदी अरेबिया से मंगवा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 25% है उसी की वजह से इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। और इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल एक ऐसे टाइम पर बढ़ेगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस के आसपास इंडिया भी घूम रहा है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के आसपास इंडिया घूम रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट, कौन, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड ऑन द स्टेप टेकन बाय ओपेक कंट्रीज, ऑब्जेक्टेड ऑन द स्टेप्स टेकन बाय सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया ने जो स्टेप उठाया उसका इंडिया ने विरोध किया, और क्योंकि इंडिया ने विरोध किया ये ही कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अब सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है, इंडिया तो कह रहा है कि प्लीज़ आप किसी भी तरीके से प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन रखें, ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन रखेंगे तो काम सही चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है दोस्तों कि ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन करने की अगर बात की जा रही है तो इंडिया रिक्वेस्ट्स टू मेंटेन ऑयल प्रोडक्शन। इंडियन रिक्वेस्ट क्या है, इंडिया की रिक्वेस्ट ये है कि मेंटेन ऑयल प्रोडक्शन, मेंटेन ऑयल प्रोडक्शन, कि आप ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन करें। लेकिन सऊदी अरेबिया वो ये कह रहा है कि आपने जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स बनाए हैं, इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी रणनीतिक रूप से आपने जो अपने गोडाउनों में इकट्ठा किया है पेट्रोल, उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व को आप यूज़ कीजिए टू मेंटेन योर प्राइसेस, मेंटेन your prices in Indian market, maintain petrol prices in Indian market। अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है, असलियत में उसका कहना ये है कि 2020 में जो अप्रैल मई के अंदर जब ऑयल प्राइसेस जो थे वो अपने बिल्कुल लो पर थे, और यहाँ तक कि कई बार तो ये हुआ था कि नेगेटिव में चले गए थे ऑयल प्राइसेस, कि आप बस ऑयल को ले लो, एक्सपोर्ट कर अपने पास जमा कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके बदले में हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। अब ऐसे में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने थाउजेंड्स ऑफ मीट्रिक टन जो पेट्रोल था उसे इकट्ठा कर लिया, और इंडियन गवर्नमेंट के पास वो 5000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, 5000 करोड़ रुपीस का इंडिया को प्रॉफिट हुआ था। अब ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का राज्यसभा में दिया गया बयान है कि हमने जो पेट्रोल है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर इकट्ठा कर लिया। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है और इसका मामला क्या है, कौन इसे कंडक्ट करता है। ये है ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये असलियत में इसका नाम है। और इसका असलियत में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मान लिया वॉर यानी युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, या किसी भी तरीके का क्राइसिस आ जाए, जैसे सुएज़ नहर के अंदर क्राइसिस आया और आपकी कंट्री तक पेट्रोल पहुंचना मुश्किल हो जाए, क्राइसिस आ जाए, तो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्व्स बना रखे हैं, बड़े बड़े पेट्रोल के टैंकर को स्टोरेज पेट्रोल स्टोर करके रखने के लिए टैंकर्स बना रखे हैं। और ये टैंकर 10 डेज़ के पेट्रोल को कंटेन करने के लिए ISPRL जिम्मेदार है। आप कहोगे 10 दिन का तो कुछ भी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर 3 पेट्रोल रिजर्व्स है, इसे आप याद कर लेंगे, 3 रिजर्व्स हैं, इसको हम आगे अभी दिखाते हैं। ये दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात की जा रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, टू इंश्योर
energy security of the country by serving as a cushion during any external supply disruption। बाहर से किसी भी तरीके का अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है यानी किसी भी तरीके की सप्लाई रुक जाती है तो यहाँ हम लोग इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेट 3 लोकेशंस जो हैं वो और 2 प्रपोज्ड लोकेशंस के ऊपर इतना पेट्रोल जो है वो रिजर्व बनाकर रखा है या रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सीधी सी बात है ये 10 दिन के पेट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। यानी आप ये देखिए 2 और बन जाएंगे तो 12 दिन का हो जाएगा पेट्रोल रिजर्व्स। अब ऐसी सिचुएशन में 12 दिन का पेट्रोल 12 दिन और बढ़ जाएंगे तो 22 दिन का पेट्रोल रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रहेगा। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? तो घबराने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज़ और दूसरी कंपनीज़ हैं जो ऑयल को मेंटेन करने की, ऑयल को स्टोर करने की कोशिश करती हैं, वो अप्रॉक्सीमेट 64.5 डेज़ के लिए 64.5 डेज़ के लिए के पेट्रोल को अपने पास रख कर चलती हैं। तो असलियत में 64.5 प्लस 10 अगर आप उसमें जोड़ देते हैं तो 74.5 डेज़ का पेट्रोल रिजर्व हमारे पास होगा। और अगर उसमें 12 दिन थोड़े दिन बाद और जुड़ जाएंगे तो 86.5 डेज़ का रिजर्व होना चाहिए। और दुनिया के जो भी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इस मामले में वो ये कहते हैं कि किसी भी देश का पास अगर 100 दिन का पेट्रोल रिजर्व है तो उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो शॉक एब्जॉर्ब भी कर लेगा, वो पेट्रोल की मार्केट में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल भी कर जाएगा और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर जाएगा। उस कंट्री को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। दोस्तों इस तरीके से पेट्रोल रिजर्व्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कि अंदर ही अंडरग्राउंड बहुत लंबे चौड़े टनल्स बना दिए जाते हैं और उसमें पेट्रोल भर के रखा जाता है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक इसका नाम है, इसे आप याद कर लेंगे। और असलियत में ये जो भी देश हैं ये किसी भी एग्ज़ाम के पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको खुलकर बताते हैं कि असलियत में ये क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। समझे? या मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा देश जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो असलियत में ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, नाइजीरिया, गैबन और अंगोला, ये कंट्रीज़ जो हैं ये सारे के सारे ओपेक कंट्रीज़ हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गुआना जो कंट्री है उससे भी इंडिया ने पेट्रोल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इंडिया अमेरिका से भी पेट्रोल को इंपोर्ट करता है और इंडिया रशिया से भी पेट्रोल को इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया के पास अल्टरनेट सोर्सेज हैं। और अभी अगर हम इन पेट्रोल के जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उसके बिल को देखना चाहें आपको समझ में आएगा कि असलियत में मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम को समझिए, मामले को, सिचुएशन को समझिए कि सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट जहां से हमारी कंट्री का ऑयल इंपोर्ट होता है वो है इराक। इराक से इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, फिर ईरान। ईरान की सिचुएशन को समझिए। असलियत में ये डाटा 3 साल का है। ये जो डाटा है ये 3 साल का है, 18, 19, 20 का। तो यहाँ बड़े गौर से देखिएगा। असलियत में इराक, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद ईरान, ईरान का 2020 के अंदर ज़ीरो है। यूएसए का 2018 में ज़ीरो था, अब ये 3 गुना हो चुका है। ठीक है। और अदर्स से भी पेट्रोल बढ़ रहा है। और यहाँ एक वेनेजुएला कंट्री भी होता था और उस वेनेजुएला कंट्री से भी अभी हमने वहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन पहले हम वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ईरान और वेनेजुएला के पास के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं और अमेरिकन सैंक्शंस होने की वजह से हम लोगों ने इन दोनों कंट्रीज़ से पेट्रोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और यही रीज़न है कि आज के दिन हमारे को दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और एक बड़ा सेक्शन जो है उस ऑयल इंपोर्ट का वो सीधे का सीधा सऊदी अरेबिया से आ रहा है। और सऊदी अरेबिया से अगर 25% पेट्रोल का इंपोर्ट हो रहा है तो अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं हमारी कंट्री के वो लगातार हमारे को बोल रहे हैं कि भाई असलियत में आपका इंपोर्ट बिल भी कम होगा, सब चीज़ें कम से कम आप इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करें। ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे ऑयल और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको दिखा रहा है कि असलियत में अगस्त 20 से लेकर जनवरी 21 के बीच में हमारा जो व्यापार घाटा था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ट्रेड डेफिसिट जो था, वो किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। ग्राफ इस तरीके से है।
यहाँ इसका जो मेन पोर्शन है अगर आप देखेंगे तो 60% जो हमारा है, 60 to 70% जो हमारा ऑयल बिल आता है, वो पूरे का पूरा जो बिल है वो असलियत में ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से होता है। पूरा बिल हमारा अगर ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से होता है और व्यापार ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असलियत में ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी अगर कम होगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ख़त्म हो जाएगा और इंडिया जो है वो प्रॉफिट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों असलियत में इस पूरे के पूरी सीरीज़ या इस पूरी की पूरी बातचीत के अंदर आप लोगों को एक बात समझ में आएगी अच्छे तरीके से कि असलियत में सऊदी अरेबिया के साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उसका अगला स्टेप अगर आप देखें तो अगर मान लिया हमारे सऊदी अरेबिया से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। असलियत में सऊदी अरेबिया से इंडिया का 3 तरीके का रिलेशन है। इंडिया का 3 तरीके का रिलेशन सऊदी अरेबिया से। पहला ऑब्वियस सी बात है हमारा और सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप देखें तो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है इससे, क्योंकि हमारे इनसे ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। ऑयल इंपोर्ट्स के बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो हमारा एक कश्मीर इशू है जो एक इंटरनेशनल इशू है। इसमें पाकिस्तान जो है वो आए दिन इंडिया के अगेंस्ट खड़ा रहता है और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो कि 56 इस्लामिक कंट्रीज़ का एक नेशन है, एक प्लेटफॉर्म है। इस 56 कंट्रीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं सऊदी डोमिनेंस है। और अगर यहाँ और इसी चीज़ को देख सकते हैं कि आज तक के रिकॉर्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को लेकर खड़ा होने की कोशिश करता था या कामयाब होता था, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में होता था। कश्मीर मामले में पहली बार ऐसा हुआ था कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस थे और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह से पाकिस्तान जो था वो सऊदी अरेबिया से दूर। और तीसरा हमारी जो इम्पोर्टेंट सऊदी अरेबिया से रिलेशंस हैं वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में आते हैं। इन रेमिटेंसेस को अगर हम देखें तो असलियत में हमारे जो इंडियंस हैं वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ वो जो भी अर्निंग होती है वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में इंडिया भेजते हैं। इसकी वजह से अगर सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस में किसी भी तरीके का फ़र्क आता है तो कहीं ना कहीं हम एक तो हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर असर पड़ेगा, एक हमारे कश्मीर इशू पर असर पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट्स की फॉर्म में तो हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अल्टरनेट्स को ढूंढ लेंगे, एक वैकल्प ढूंढ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर इशू, हालांकि हमारा मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम कश्मीर इशू सॉल्व हो चुका है। इंडिया को अब कश्मीर इशू के मामले में भी इतनी ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, पाकिस्तान की हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के रिलेशंस कुछ इस तरीके से हैं और हो चुके हैं कि हो सकता है पाकिस्तान इन रिलेशंस का फ़ायदा उठाना शुरू कर दे और हमारे भारतीयों के ऊपर असर पड़े जो कि विदेशों में और खासकर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, और यही एक रीज़न है जब भी कभी भी आप एनालिसिस करें तो किसी भी कंट्री के साथ उसका एनालिसिस करते हुए उन फैक्टर्स को ध्यान में लेकर चलेंगे जिन फैक्टर्स के बिहाफ पर हमारे उस कंट्री के साथ जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। और कभी कभार क्या होता है कि भले ही हम ऑयल के ऊपर बात कर रहे हों, और नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑयल के ऊपर भले ही हम बात कर रहे हों, वो देश ऑयल पे बात करते करते आपको ऑयल के मामले में दबाने के चक्कर में आपके बाकी इश्यूज़ की गर्दन दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप पर असर पड़ता है और आपको उसकी उस डिमांड के सामने झुकना पड़ जाता है। अभी हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है, फॉरेन पॉलिसीज़ अपने पीक पर हैं, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी भी इन चीज़ों को आपको कवर करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए कि असलियत में क्या पॉसिबिलिटी है इन सब के चेंजेस की। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर अगर किसी भी तरीके के डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश ये करूंगा कि उन कमेंट बॉक्स के जो डाउट्स हैं उनका मैं जवाब प्रॉपरली दूं, अच्छे तरीके से दूं। और किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो बनवा के देखना चाहेंगे वो भी आप लिख दीजिए ताकि मैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करता चला जाऊँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.